पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफताब यह कबूल कर रहा है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की। अब ये पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूं, अभी पुलिस ने नहीं कहा। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से जब पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां है, तो कहा जा रहा है कि इस पर आफताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था, लेकिन कहां फेंका है यह नहीं पता चला। देख रहे हैं, नार्को टेस्ट में इंजेक्शन देके तब यह हाल है, फेंक दिया लेकिन कहां फेंका यह नहीं पता। आफताब से पूछा गया कि क्या श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश थी। इस पर आफताब ने कहा कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। अभी कल तक थ्योरी आ रही थी कि सोच समझ के किया था, अब फिर देखिए नार्को में भी कह रहा है दवा मिलने के बाद कि मैंने सोच समझ के किया, मैंने गुस्से में कर दिया। अच्छा, यह भी पूछा गया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े कैसे किए थे, तो आफताब ने जवाब दिया कि शव के टुकड़े करने के लिए उसने आरी का इस्तेमाल किया था। अभी बीच में थ्योरी चल रही थी कि चाकू से काटा था। यह आदमी, मैं आपको बता रहा हूं बॉस, इंजेक्शन लग जाए कुछ लग जाए, यह पूरा दिमाग अपना कंट्रोल कर रहा है। ये वही बात कहता है। लोग सोच रहे हैं ना कि भाई इसने कह दिया कि श्रद्धा का मर्डर किया, इसको दिमाग में है कि मैं कह दूंगा कि मैंने मर्डर नहीं किया तो ये लोग और इंजेक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब नार्को टेस्ट चलना ही नहीं है तो बोल दो कि मैंने मर्डर किया है, बाद में पलट जाओ। आफताब से पूछा गया कि क्या कोई और भी है इस हत्याकांड में शामिल, तो उसने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। फिर पूछा गया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां फेंके, तो उसने बताया कि शव के टुकड़े को उसने जंगल में ठिकाने लगाया। वही सारी बातें जो अभी तक वो बता रहा है, वही घुमा फिरा के बता रहा है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल एक्सपर्ट ने सवाल किया कि श्रद्धा के सिर को कहां फेंका, तो आफताब ने जवाब दिया कि वो इस बारे में पुलिस को पहले ही बता चुका। देख रहे हैं, नार्को टेस्ट में कह रहा है कि मैं पुलिस को पहले बता चुका हूं। तुम्हारा इतना दिमाग चल रहा है जी। इसीलिए नार्को टेस्ट करने वाले भी हैरान हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट में इतना दिमाग लोगों का चलता नहीं है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने फॉरेंसिक टीम के ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। आफताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने में आफताब को परेशानी भी हुई, उसने थोड़ा समय लिया। टेस्ट के दौरान आफताब कई सवालों में चुप रहा। एफएसएल टीम को सवाल बार बार दोहराना पड़ा और आफताब को जवाब देने के लिए कहा, जिसके बाद आफताब ने जवाब दिया। नार्को टेस्ट में आरोपी कितनी आसानी से झूठ बोल सकता है, उसका उदाहरण आपको आरुषि मर्डर केस के जरिए बताता हूं। आरुषि का केस याद है ना? इस केस में साल 2008 में कंपाउंडर कृष्णा का भी नार्को टेस्ट किया गया था। यह आरुषि केस का आरोपी था उस वक्त कृष्णा। इसका नार्को टेस्ट कैसे हुआ था, देखिए दिमाग में पट्टी वट्टी लगा हुआ ना, और इसको दिया है इंजेक्शन। उस नार्को टेस्ट की शुरुआत से ही कृष्णा यह बोलता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन बाद में जब उससे पूछा गया कि उसने किस हथियार से हेमराज की हत्या की है, तो कृष्णा ने जवाब दिया कि एक कुकरी से। एक बार यह वीडियो आपको सुनवाता हूं, सुनिए। कौन सा हथियार इसका इस्तेमाल करके उसको मारा था? कौन सा हथियार इस्तेमाल कौन सा हथियार इस्तेमाल किए तेरे उसको मारने के लिए, हेमराज को? कौन सा हथियार इस्तेमाल किए तेरे? क्या खोपड़ी। यानी एक ही टेस्ट के दौरान कृष्णा ने भी जांच टीम को छका दिया। आसानी से एक ही बात के दो वर्जन थे। कृष्णा के इस कबूलनामे के बाद भी सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। इसी तरह साल 2010 में सीबीआई ने आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार का भी नार्को टेस्ट किया, जबकि इससे पहले 2009 में तलवार दंपत्ति का ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका था। लेकिन इतने टेस्ट और गहन जांच के बाद भी तलवार दंपत्ति भी बरी हो गए। आरुषि की जान किसने ली, यह आज तक पता नहीं चल पाया। नार्को टेस्ट पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट में आरोपी को हैवी ड्रग दिया जाता है, जिसके प्रभाव में आकर आरोपी सच बोलने लगता है। लेकिन अगर आरोपी ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, तो उसका टॉलरेंस लेवल भी ज्यादा होगा ना। ऐसी स्थिति में वो सेमी कॉन्शियसनेस की हालत में झूठ बोल सकता है। कुछ केस में यह पाया गया कि नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी ने झूठ भी बोला है। अगर आरोपी शातिर है तो वो इस टेस्ट में बच भी सकता है। अगर किसी व्यक्ति का अपने ऊपर काफी हद तक काबू है तो नार्को टेस्ट फेल साबित हो सकता है, जैसा इस आदमी का है। इसके अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। अब आपको लगेगा कि अगर नार्को टेस्ट में कोई झूठ बोल सकता है या नार्को टेस्ट को कोर्ट मानती नहीं, तो फिर नार्को टेस्ट होता ही क्यों है भाई? दरअसल नार्को टेस्ट तब किया जाता है जब किसी केस में या तो आरोपी लगातार बयान बदल रहा है या फिर पुलिस के हाथ में बहुत पुख्ता चीजें ना हो। श्रद्धा मर्डर केस में भी पुलिस के पास चश्मदीद गवाह नहीं है, ना ही श्रद्धा की बॉडी मिली है। इसलिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है, कभी कभी नार्को टेस्ट कर रही है कि कुछ पता चले। पुलिस भी जानती है कि नार्को टेस्ट में कबूले गुनाह के दम पर आफताब को सजा नहीं हो सकती।
लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए आफताब से जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। यानी नार्को टेस्ट से पुलिस को नए सुराग मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए नार्को टेस्ट में आफताब ने हथियार और श्रद्धा के मोबाइल के बारे में बताया तो पुलिस उस लोकेशन पर सर्च कर सकती है जिसका जिक्र आफताब ने किया। इसी वजह से पुलिस शायद एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चला सकती है, बशर्ते कि इसने सही बताया। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अभी बहुत मेहनत करनी है, हर पहलू की बारीकी से जांच करनी है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोर्ट में यह कैसे साबित किया जाए कि श्रद्धा का मर्डर आफताब ने किया। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पुलिस को किसी मर्डर केस को सुलझाने में इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ऐसे कई केस हैं जिन्होंने पुलिस को पानी पिलाया है। जैसे 1999 में पहली बार सीरियल महिला किलर के नाम से कुख्यात केडी केम्पम्मा नाम सामने आया था। यह मंदिर के प्रसाद में साइनाइड जहर खिलाकर महिलाओं की हत्या करती थी। हत्या के इस तरीके की वजह से इसे साइनाइड मल्लिका नाम दिया गया। केडी केम्पम्मा बेंगलुरु के एक मंदिर में पूजा पाठ करती थी। वहां आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती जुलती थी, उनके दुखों के बारे में पूछती थी। ये उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियां सुनाती और उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को दूर करने की बात करती। इसके लिए यह खास अनुष्ठान के लिए महिलाओं को सुनसान जगह पर बुलाती, फिर प्रसाद में साइनाइड मिलाती और महिला को दे देती। इसके बाद यह साइनाइड किलर महिला की लाश से सारे गहने और पैसे छीनकर वहां से फरार हो जाता। केडी केम्पम्मा ने 6 महिलाओं की हत्या की, लेकिन इस केस को सुलझाने में पुलिस को 8 साल लगे। 8 साल। 2007 में केडी केम्पम्मा गिरफ्तार हुई और 2010 में उम्र कैद की उसे सजा मिली। इसी तरह 1960 के दशक में मुंबई में साइको किलर के नाम से कुख्यात रमन राघव केस है। रमन राघव फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों की हत्या करता था। रमन राघव के पुराने पुलिस रिकॉर्ड में ज्यादा जानकारी थी। यह हत्यारा लोगों के सिर पर भारी चीज से वार करके हत्या कर देता था। करीब 8 साल में रमन को अरेस्ट किया गया और इस दौरान उसने 40 लोगों की हत्या की। इसे भी उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन किडनी की बीमारी की वजह से 1995 में रमन की मौत हुई। इसी तरह का एक केस और बताता हूं। 2004 में पंजाब में दरबारा सिंह के नाम से सीरियल किलर था। इस आदमी ने 17 बच्चों की हत्या की। हत्या करने के लिए यह बच्चों को टॉफी और मिठाई का लालच देकर अपने पास बुलाता और मार देता था। इसे पकड़ने में भी पुलिस को करीब 2 साल लग गए। 2018 में जेल में सजा के दौरान उसकी भी मौत हो गई। यानी आफताब पकड़ में आ गया है, लेकिन यह केस सॉल्व ही हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जितना वो शातिर है, जब उसकी साइकेट्रिस्ट गर्लफ्रेंड नहीं पकड़ पाई भाई कि किसी को मारे बैठा है यार, इतना दिमाग को कंट्रोल करके शांत रहने वाला, वो पुलिस को भी घुमा ही रहा है। अब पुलिस कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कब सच सामने आएगा, भगवान जाने। लेकिन ये केस पुलिस के लिए आसान तो नहीं है इतना 100%।